हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जो है वो तो हम लोग हर चैप्टर के दौरान पढ़ते हैं, जब भी हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के चैप्टर्स को देखते हैं तब। बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एज सच हमारे पास में कोई सेपरेट टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में नहीं बनाया गया है। तो बेसिकली जब हम पी ब्लॉक या एस ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो साथ ही साथ जो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं उनको आपको साथ का साथ देखना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने के लिए। तो इस क्लास में हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कई बार दिक्कत हो जाती होगी जब वो अलग अलग तरह के सॉल्ट्स देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ NO3 तो आप मुझे बता दोगे कि ये तो नाइट्रेट है। बट अगर मैं आपको कहूँ H2PO4 तो आप थोड़े से घबरा जाओगे कि ये पता नहीं मैंने कौन सा सॉल्ट का नाम दे दिया, ये कौन से एनायन का मैंने नाम ले लिया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, आज हम क्लास में समझेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके पीछे जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, so let's try to understand the nomenclature of inorganic compound in मोस्ट कंसाइज वे। ठीक है, ये क्लास में ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहती आप लोगों की, सो हम बहुत कंसाइजली सारी चीजों को देखेंगे और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। तो बस आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहो इस वीडियो के दौरान। आई डोंट थिंक कि ये 20 से 25 मिनट से ज्यादा का वीडियो होगा। सो लेट्स सी। चलो, तो नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप सभी जानते हो कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो सॉल्ट्स या जो भी कोई फॉर्म है उनके अंदर एक केटायन या एक एनायन होता है। राइट, अब ये जो केटायन और एनायन है, केटायन जो होता है उसके ऊपर हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है। और जो एनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके बनता है। अब किसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है या कितना लूज किया है उसके हिसाब से केटायन और एनायन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि केटायन एनायन पे हमेशा ही ऑपोजिट चार्जेस होंगे। अब क्योंकि इनके ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो फिजिक्स में आप लोगों ने कई बार पढ़ रखा होगा कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही कारण है कि ये जो दोनों हैं ये आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे। इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या फिर आयोनिक फोर्सेस कहते हो। ठीक है, फिजिक्स में नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और अगर केमिस्ट्री की बात करो तो हम आयोनिक फोर्सेस टर्म्स ज्यादा यूज करते हैं। बट बोथ ऑफ देम आर सेम अगर हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केटायंस और एनायंस की बात करें तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, वो एक दूसरे के पास में आते हैं, केटायन और एनायन, इसी को ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो आयनिक बॉन्डिंग के अंदर होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि आपका कोई एक एटम होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करने के बाद में पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगा। एक दूसरा एलिमेंट और होगा जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स केटायन ने लूज किए हैं उन्हीं को लेकर अपने आप को एनायनिक स्पीशीज बनाएगा। तो ये मैंने एक बहुत ब्रॉड वे में बहुत जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नया आपको सिखाने वाला पार्ट नहीं शुरू किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो, कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आपको जो भी कोई दिख रहे हैं वो सारे आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब सॉल्ट्स हैं। NaCl, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब। इसी तरह से जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहे होंगे ये सब के सब आपको समझ में आ रहा होगा ये आपके कौन है, एसिड्स हैं। अब यहाँ पे HCl H2SO4 तो आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते रहते हो तो इनका नाम आपको पता होगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे H2CO3 में आप अटक गए हो, HClO3 में आप अटक गए हो। ठीक है, तो इन्हीं की नेमिंग को हम इस क्लास में समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे कि क्या इनका नाम होता है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम अमाइड ये आपको दिख रहा है, उसके अलावा अमोनिया दिख रहा है, ये सब के सब आपके क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बट जो मेरा मेन फोकस होगा वो होगा एसिड्स के ऊपर और एसिड्स के जो रेस्पेक्टिव एनायंस है उनके ऊपर। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लो एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट के अंदर एक्चुअली अगर जो केटायनिक पार्ट है वो एक मेटल है, तो मेटल चाहे एक हो नंबर में, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। सोडियम पे हमेशा आपको +1 ही चार्ज मिलेगा, चाहे साथ में कोई और प्रेजेंट हो। पोटेशियम पे भी +1 होगा, कैल्शियम पे भी क्या होगा, +2 ही होगा, कांस्टेंट होता है। मैग्नीशियम पे भी +2 ही होगा। तो हम क्या करते हैं कि इनके नाम में, मेटल के नाम में कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। जब मैं NaCl का नाम बोलूंगी तो सोडियम क्लोराइड बोलूंगी, पोटेशियम कार्बोनेट बोलूंगी, यानी कि हम जो मेटल है ना उसके नाम में कोई चेंज नहीं कर रहे। जो खुद एलिमेंट का नाम होता है वही हम इसके आयनिक फॉर्म में भी यूज करते हैं, एज फार एज हम एक मेटल की बात कर रहे हैं। अगर मेटल की बजाय आप किसी पॉलीएटॉमिक एटायन की बात करते हो तो आप उसके पीछे EM लगा देते हो। यानी कि मैंने क्या किया, NH3 के अंदर जब एक H+ और ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, NH4+। तो अब इस NH4+ को, ये अमोनिया था तो अब इसको हम क्या बोल देंगे, अमोनियम।
ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मेटल होगा तो मेटल के लिए आप एज इट इज नाम रखोगे। तो हम लोग इस क्लास में, क्योंकि उसकी जो केमिस्ट्री है उसका नॉमेनक्लेचर ना के बराबर है मेटल्स का या कैटायनिक पार्ट का, तो उसको हमें इतना नहीं देखना है, इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बहुत माइनर चेंजेस होते हैं, अदरवाइज इतना कोई खास आपको चेंज कभी दिखेगा ही नहीं। तो मेन जो चीजें आपको ट्रबल करती है वो है आपके एनायंस। तो एनायंस के ऊपर ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये आज का रहने वाला है। तो देखो, एनायंस आते कहां से हैं? तो एनायंस आते हैं आपके एसिडिक पार्ट से। एसिड जब हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर लेता है, मिनरल एसिड, तब जाके आपके एनायंस डेवलप होते हैं। तो एसिड्स भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, वो एसिड्स जो कि H प्लस आयन को डोनेट करें या फिर रिलीज करें, या फिर दूसरे एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हो सकता है कि उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ, या फिर हो सकता है कि उनके पास में एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स मौजूद हों, या कुछ भी कोई XYZ रीजन की वजह से आप देख सकते हो कि कोई एक एसिड जो है वो लुईस एसिड कहला सकता है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप बात करो तो ये दोनों ही चीजें नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसके आसपास दो दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स है, जिसकी वजह से ये कार्बन काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। यानी सबके पास कोई ना कोई बहाना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगेन एसिड्स में भी हम जो स्पेशली बात करेंगे वो H प्लस आयंस देने वाली एसिड्स की बात करेंगे। ये एसिड्स दो तरह की होती हैं, एक तो होती है हाइड्रो एसिड्स और एक होती हैं ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स वो होती हैं जैसे कि HCl, H2S, HBr, H2O, जिसमें कि आप देखोगे कि जो भी आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनसे डायरेक्टली आपका हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हो, तो उसको आप कहते हो हाइड्रो एसिड, यानी कि वो इजिली इन H प्लस आयन को निकाल सकता है। हम इनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो वो इजीली क्या कर सकता है, H प्लस आयन को निकाल सकता है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है। ऑक्सी एसिड के अंदर क्या होता है, जो सेंट्रल एटम है उससे जुड़ा एक ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जाके रिलीज होता है और इसके बेसिस पे आप एक एसिड की बेसिसिटी बताते हो, राइट। तो हमें सबसे पहली बात तो इनके स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए साथ के साथ, तभी तो आप ये डिटरमाइन कर पाओगे कि कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं। अगर कोई, इस बात को मार्क करना, अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ा होता है ऑक्सो एसिड्स के केस में, तो इसका मतलब वो जो है वो H प्लस कभी भी रिलीज नहीं होगा, वो एसिडिटी के लिए, एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, वो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस H प्लस आयन के रिलीज होने से एसिडिटी नहीं आएगी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायंस, ठीक है। सबसे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, आप लोगों को कुछ आपके एसिड्स हैं जिनका फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 4 5 हैं, बस उनको ध्यान रखना, उसके अलावा आगे का सारा नॉमेनक्लेचर आपका खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम एनायंस के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो एनायंस आपके मोनोएटॉमिक हो सकते हैं जो कि एसिड से, ये सभी वो एनायंस की मैं बात कर रही हूँ जो कि कहीं ना कहीं एसिड से आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एनायंस में सबसे पहले मोनोएटॉमिक आयंस जैसे कि वाटर हो गया, H2S हो गया, HBr, HX, या फिर आपका H3N हो गया, तो इन सभी के अंदर आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ एक एक ही तरह के, एक एक ही यहाँ पे एटम्स हैं एनायनिक पार्ट के, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन में से सारा, वाटर में से अगर ये सारे हाइड्रोजन निकल जाएं तो पीछे सिर्फ बच जाएगा O2 माइनस, तो O2 माइनस को आप ऑक्साइड कहोगे, S2 माइनस को सल्फाइड, Br माइनस को ब्रोमाइड। इसी तरह अगर कोई और हेलोजन का नेगेटिव चार्ज ग्रुप होगा तो उसको आप हेलाइड कहोगे, और नाइट्रोजन जब तीनों ही हाइड्रोजन को लूज कर ले तो उसको आप नाइट्राइड कहोगे, ठीक है। ये तो सिंपल है, जो जैसा नाम है उसी के आगे आइड लगा दो, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन है तो हमने नाइट्रोजन का जन हटा के पीछे क्या लगा दिया, आइड लगा दिया, ठीक है। ये तो सिंपल था। अब पॉलीएटॉमिक एनायंस हो सकते हैं जबकि एक ही तरह के एटम से मिला हुआ कोई पॉलीएटॉमिक एनायन हो, या फिर मोर देन अलग अलग तरह के एटम से मिलकर कोई एक एनायन बन रहा हो, जिसमें के सभी एटम्स आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। आपस में इन सब के अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, बट क्योंकि अब यहाँ चार्ज डेवलप हो चुका है तो ये दूसरे मेटल या दूसरी फॉर्म के साथ में क्या फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड। अगर मेटल होता है तो आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो सेम काइंड में सबसे पहले आपके पास H2O2 हो सकता है, KO2 हो सकता है, ये जस्ट एक बता रही हूँ। तो यहाँ पे O2 में आप अगर ध्यान देखो तो ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है, इस फॉर्म को हम कहते हैं परऑक्साइड। और जब KO2 टाइप का इस तरह का कोई मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ -1 चार्ज है, तो यहाँ पे अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, जबकि यहाँ पे अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो एक के ऊपर -1/2 चार्ज है। इस फॉर्म को हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड,
ठीक है, तो ये भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इनको आप देख सकते हो। अब हम बात स्पेशली जो करेंगे वो है मोर देन वन काइंड। अगर एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर कोई पॉलीएटॉमिक एनायन बनता है तो उनका क्या नॉमेनक्लेचर होता है, किस तरह से नेमिंग होती है, ये सब चीजें। तो देखो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा खटक रहा हो कि सल्फेट को तो शायद आपने पहचान लिया होगा कि इसको सल्फेट कहते हैं, इसको नाइट्रेट कहते हैं, ये भी पहचान लिया होगा। बट HSO4 माइनस को क्या कहते हैं, ये जो भी एनायन है इसको क्या कहते हैं, H2PO4 माइनस को क्या कहते हैं, तो ये पहचानने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ एसिड्स हैं जिनसे कि बेसिकली डिराइव हो रहे हैं, कुछ एसिड्स को आप लोग याद कर लो। ठीक है, जिनमें से ऑलरेडी आपको कुछ तो पता ही होंगे, जो नहीं पता है वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि HXO3 यानी कि हेलोजन विद XO3। ठीक है, हेलोजन जहाँ पे एक हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम, इसको आप हमेशा कहोगे हैलिक एसिड। यहाँ पे हैलोजन आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, तो उस हिसाब से उसका नाम क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड या आयोडिक एसिड हो जाएगा। H2SO4 दुनिया ही जानती है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। HNO3 को नाइट्रिक एसिड कहते हैं। H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ये तीनों आप लोगों को बड़े अच्छे से पहचान में आ गए होंगे। उसके अलावा H3BO3 जो कि बोरॉन का एसिड होता है उसको बोरिक एसिड कहते हैं, और H2CrO4 इसको क्रोमिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सब एसिड्स नहीं भी पता, वैसे तो ये बहुत कॉमन एसिड्स हैं, बट अगर नहीं भी पता तो इनको तो आप डेफिनेटली याद कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के नॉमेनक्लेचर में। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेन पार्ट पे। तो देखो अब यहाँ पे आता है आपका ट्रिक वाला पार्ट। देखो सबसे पहले जो बेसिक आइडिया है, जो ट्रिक है, वो ये है कि आपको इस फ्लो चार्ट को ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट कैसे ध्यान रखोगे, जो भी आपकी एक एसिड, अगर आप सब में ध्यान दो तो ये जितने भी एसिड मैंने बताई सबके अंदर देखो पीछे क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ये एक बेसिकली बताता है कि हम एक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एसिड का मतलब हम एक एसिड के बारे में, मिनरल एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो एक एसिड है ना, इसी को ही हम लोग सिंपली एक एसिड बोल सकते हैं या फिर ऑर्थो एक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हो। तो अगर उसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो वो अस एसिड बन जाती है, एक ऑक्सीजन को और निकाल दें तो वो हाइपो अस एसिड बन जाता है। अगर इसी एक एसिड के अंदर, ठीक है, आपको मेन रेफरेंस हमेशा इसको लेकर चलना है, इसी एक एसिड के अंदर अगर आप एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दो तो वो पर एक एसिड बन जाएगा। अब इसी एक एसिड में से अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो वो मेटा एक एसिड बन जाएगा। और अगर इसी एक एसिड में को मैं मल्टीप्लाई कर दूं पहले 2 से और फिर उसमें से एक वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं तो बन जाएगा पायरो एक एसिड। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब कोई भी जो एक एसिड होती है ना, उसका जो रेस्पेक्टिव सॉल्ट होता है, रेस्पेक्टिव एनायन होता है, उनको मैंने पिंक कलर से शो कर रखा है, तो वो होगा आपका 8। एक एसिड के लिए आप यूज करोगे 8, अस के लिए यूज करोगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपो अस एसिड है तो ये हाइपो 8 हो जाएगा, और ये पर एक है तो ये पर 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये मेटा एक एसिड है तो इसके लिए रेस्पेक्टिव जो एनायन है वो मेटा 8 हो जाएगा, और ये पायरो एक एसिड है तो इसके लिए पायरो 8 रेस्पेक्टिव एनायन हो जाएगा। अभी तक आपको सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और समझ ही नहीं आ रही है मैं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, एक 8 8 क्या बोल रही हूँ। लेकिन जब आप कुछ एग्जाम्पल्स करोगे ना और फ्रिक्वेंटली मेरे साथ 2-3 करोगे तो आप एकदम प्रो हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वीडियो को आप लोग बंद मत करना ये सोच के कि इसको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहो, सब समझ में आ जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा एक एसिड को आपको रेफरेंस मान के चलना है। मान लेते हैं कि मैं फॉस्फोरिक एसिड की बात करती हूँ। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड का मैंने आपको कहा था आपको कुछ रिएक्शन, कुछ एसिड्स के फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, उसमें एक फॉस्फोरिक एसिड भी था। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। इस H3PO4 को आप फॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। इसमें से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो बताओ क्या बच जाएगा, H3PO3 बच जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अस एसिड, यानी कि फॉस्फोरस। पहले फॉस्फोरिक था, अब फॉस्फोरस। एक और ऑक्सीजन निकाल गया तो बन गया हाइपोफॉस्फोरस, एक और ऑक्सीजन निकालने पे H3PO2 बन गया। इसी फॉस्फोरिक एसिड के अंदर जब मैंने एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये बन गया पर फॉस्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन ऐड करने पे बन गया ये H3PO5। ठीक है, अब इसी H3PO4 के अंदर से अगर मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दूं तो देखो H3PO4 में मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला तो देखो एक हाइड्रोजन कम, 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो बच गया एक हाइड्रोजन, फॉस्फोरस उतना का उतना ही, ऑक्सीजन 3, तो इसको हम बोलेंगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड से बन रहा है। इसी तरह से अगर पहले 2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल निकालूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ ऐसी फॉर्म आ जाएगी S6P2O8 माइनस वाटर, तो ये मिल जाएगा आपको H4P2O7। इसको हम कहेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? और मैंने आपसे कहा था जब भी आपका एसिड में एक लगा होता है तो उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट हमेशा 8 होगा, और अगर अस लगा होता है तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट 8 होगा। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड में से जब आपने, मैं डायरेक्टली अगर सारे के सारे हाइड्रोजन निकाल दूं तो उसको हम क्या कह देंगे, फॉस्फेट। सभी हाइड्रोजन निकाल दोगे तो 3 H+ निकल गए, है ना, यहाँ पे सब पे आप H+ चार्ज लिख दो, तो 3 H+ निकल गए, तो 3 H+ निकले तो पीछे उतना ही 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड से बन गया फॉस्फेट। अगर मान लो यहाँ पे 3 की बजाय 2 ही हाइड्रोजन निकले होते हैं, तो यहाँ पे पीछे एक हाइड्रोजन फिर भी रह जाता, तब आप उसको कहते हैं मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर यहाँ पे एक की बजाय यहाँ पे दो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला होता 2 की जगह, तो आप यहाँ पे H2PO4 लिखते हैं, क्योंकि पीछे 2 हाइड्रोजन बच जाते हैं, तब आप इसका नाम देते हैं डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। क्लियर है? इसी तरह से फास्फोरस एसिड के लिए मैंने बताया कि अस एसिड का जो सॉल्ट होता है, एनायन होता है, उसको आप आइट कहते हो। तो सारे के सारे हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो पीछे 3 माइनस चार्ज बच जाएगा, यानी कि बन गया फॉस्फाइट। अगर तीनों हाइड्रोजन ना निकलने के बजाय 2 हाइड्रोजन ही निकले तो पीछे सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाएगा, तो उस और चार्ज रह जाएगा 2 माइनस, तो तब आप उसको कहोगे मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला होता तो पीछे 2 हाइड्रोजन बच जाते, तब आप उसको कहोगे डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट। ठीक है, खुद एक बार सोच के भी देखना है, इस वीडियो को चाहे तो थोड़ा स्लो कर लेना अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो। उसके अलावा इसी तरह से अगर हम रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स की यहाँ बात करें, पर फॉस्फेट क्यों यहाँ पे, जहाँ पे मैंने H3PO5 से सभी के सभी हाइड्रोजन निकाल लिए, तो ये क्या बन गया, पर फॉस्फेट, क्योंकि पर फॉस्फोरिक एसिड था तो इसका रेस्पेक्टिव एनायन बन गया पर फॉस्फेट। इसी तरह से मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला देखो HPO3 है, ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल दूं तो पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ PO3 माइनस, इसको आप कहोगे मेटाफॉस्फेट। इसी तरह से पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H4P2O7। अब यहाँ पे अगर ये चारों हाइड्रोजन बाहर निकाल दो तो पीछे चार्ज बच जाएगा 4 माइनस, और ये हो गया P2O7 4 माइनस, जिसको आप कहोगे पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर? कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हम नेक्स्ट और एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी जानते हो, ये होता है H2SO4, तो इसको आपको रेफरेंस मानना है। तो ये हो गया H2SO4, एक ऑक्सीजन बाहर निकाला, बन गया सल्फ्यूरस, और फॉर्मूला हो गया H2SO3, एक ऑक्सीजन निकलने पे। एक और ऑक्सीजन निकला तो ये बन गया हाइपोसल्फ्यूरस, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और कम हो गया, बन गया H2SO2। एक ऑक्सीजन एडिशन होने पे ये बन गया पर सल्फ्यूरिक एसिड, और फॉर्मूला हो गया H2SO5। ठीक है, इसी में से जब हमने एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, बट क्योंकि ये कोई एसिड ही नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह की कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती। वो अगर SO3 एग्जिस्ट करता है तो आप उसको ऑक्साइड कहोगे, ना कि एसिड। ठीक है, आगे बात समझ में? तो मेटा सल्फ्यूरिक एसिड करके कोई एसिड नहीं होती। आगे चलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करो सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कि हो जाएगा H4S2O8, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस कर दो तो ये बन गया H2S2O7, तो इसको आप कहोगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब बात करते हैं रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स की। अगर सल्फ्यूरिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बोलोगे मोनोहाइड्रोजन सल्फेट, अगर दोनों ही हाइड्रोजन निकल जाए तो बोलोगे सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड में से एक हाइड्रोजन निकले तो बोलोगे मोनोहाइड्रोजन सल्फाइट, दोनों निकल जाएं तो बोलोगे सिर्फ सल्फाइड। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड में से अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन बाहर निकल जाएं, ठीक है, इसको मैं -2H कर देती हूँ, है ना, -2H+, तो दोनों ही, ये सब पे H+H+ है, ठीक है, आप लोग इसको H+ लिख लेना, ये सब H+ की फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। तो अगर मान लो यहाँ से 2 H+ निकल जाते हैं तो इसको आप बोलोगे हाइपोसल्फाइड। इसी तरह से पर सल्फ्यूरिक एसिड में अगर 3 हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो उसको आप बोलोगे SO5 2-, यानी कि ये हो गया पर सल्फ्यूरिक एसिड से पर सल्फेट। इसी तरह से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का जो रेस्पेक्टिव सॉल्ट होगा, इसमें आप देखो 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो पीछे 2- चार्ज बच जाएगा, एंड दिस बिकम्स पायरोसल्फेट। ठीक है, कुछ कुछ क्लैरिटी आई अब देखो, और जो बाकी ये 2 खास आपके सबसे इंपॉर्टेंट थे, बाकी तो अब सिंपल ही है। अब इसी तरह से अगर आप हेलोजेंस की बात करो तो हेलोजेंस में अगेन हमने क्या ले लिया, हेलिक एसिड से शुरुआत की, जिसका फॉर्मूला क्या था, HXO3। अब इसको तो कहते हैं हेलिक एसिड, एक ऑक्सीजन निकाल दो तो बन जाएगा हेलस एसिड, ऑक्सीजन निकल गया तो फॉर्मूला बन गया HXO2, एक और ऑक्सीजन निकल गया तो बन गया HOX, इसको बोलेंगे हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, एक ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया तो बन गया पर हेलिक एसिड। अब इनके रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स
या रेस्पेक्टिव एनायंस बेसिकली। तो हेलिक एसिड में से अगर ये एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा XO3 माइनस, जिसको आप कहोगे हेलेट। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरेट, ब्रोमीन है तो ब्रोमेट, आयोडीन है तो आयोडीनेट। ठीक है, इसी तरह से हेलस एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा XO2 माइनस, जिसको बोलोगे हेलाइट। हाइपोहेलस एसिड में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा XO माइनस, जिसको बोलोगे हाइपोहेलाइट। ठीक है, इसी तरह से पर हेलिक एसिड में से अगर एक हाइड्रोजन प्लस निकल जाए तो ये बन जाएगा XO4 माइनस, जिसको आप बोलोगे पर हेलाइट। ठीक है, अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आप किसी भी जो आपको इस तरह का कोई ऑक्सो एनायन दिया जाता है तो आप फटाफट से देखते ही आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसको उसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट करो, और जैसे ही आपको एसिड का नाम मिल जाएगा तो उससे आपको आपके एनायन का नाम भी मिल जाएगा। हालांकि इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको हम ऑक्सो एनायंस कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर सेंट्रल मैटम ऑक्सीजन से, फिर ऑक्सीजन से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं, इन सभी के अंदर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस वजह से ये ऑक्सो एनायंस है। चलो अब बात करते हैं नाइट्रोजन की कुछ एसिड्स की। तो नाइट्रिक एसिड अब दुनिया ही जानती है, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। इसमें से एक H प्लस निकाल दोगे तो बन जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि एक एसिड है तो एक एसिड से रेस्पेक्टिव जो एनायन बनता है उसके पीछे 8 लगता है, तो ये बन गया नाइट्रेट। अब नाइट्रिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो बन जाएगा नाइट्रस एसिड, फॉर्मूला हो जाएगा HNO2। एक H प्लस यहाँ से बाहर निकला तो बन गया NO2 माइनस, यानी कि आइट, नाइट्राइट, क्योंकि नाइट्रस अस एसिड में का जो एनायन होता है उसको हम आइट कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं किसकी, बोरॉन की। तो जो बोरॉन है, बोरॉन के लिए मैंने आपको कहा था H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो। अब जो ऑर्थोबोरिक एसिड है उसमें ये फॉर्मूला है H3। अब ये तीनों ही हाइड्रोजन अगर बाहर निकल जाए तो पीछे क्या बच जाएगा, BO3 3 माइनस, तो इसको आप कहोगे ऑर्थोबोरेट। इसी तरह से मेटाबोरिक एसिड क्या हो जाएगा, मेटाबोरिक एसिड के अंदर क्या कहा था मैंने आपको, H3BO3 के अंदर से आप एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लो तो आपको मेटाबोरिक एसिड मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा HbO2। ठीक है, तो यही देखो HbO2 मैंने लिखा है, तो इसका जो रेस्पेक्टिव सॉल्ट होगा जिसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए BO2 माइनस, इसको आप कहोगे मेटाबोरेट। राइट, इसी तरह से अगर हम कार्बन के एसिड की बात करें जो कि है कार्बोनिक एसिड, तो उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। अब इस H2CO3 का एक बहुत कॉमन एक एनायन है जो आप सबको पता है, अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएं तो आप इसको कहोगे कार्बोनेट। कार्बोनेट क्यों, क्योंकि एक एसिड का जो एनायन होता है उसके पीछे 8 लगता है, तो ये हो गया कार्बोनेट। बट अगर यहाँ पे दोनों ही हाइड्रोजन नहीं निकले होते बल्कि सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकला होता और एक हाइड्रोजन अब भी पीछे होता, तो आप इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए ही हम एक टर्म और यूज करते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही बोल सकते हो, दोनों सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है और लास्ट है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो रिस्पेक्टिव एसिड है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CrO4। ये मैंने आपको जहां पे एसिड्स की लिस्ट बताई थी ना, जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये उसी लिस्ट में आपने देखा था। तो H2CrO4 का जो जब इसमें से दोनों ही हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बन जाएगा क्रोमेट, क्योंकि एक एसिड का एनायन है इसलिए पीछे लगेगा 8, तो ये बन गया क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है CrO4 2 माइनस। इसी तरह से एक और एक इसका एनायन है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, वो है डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है Cr2O7 2 माइनस। ये डाइक्रोमेट एक्चुअली तब बनता है जब हम दो क्रोमिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपस में पास पास में रखते हैं, तो एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर या आपका जो भी सैंपल है उसके अंदर सिर्फ एक क्रोमिक एसिड तो होगा नहीं, एक के अलावा बहुत सारे क्रोमिक एसिड होंगे। तो वो जब क्रोमिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड हो जाएं बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, तब हम उसको क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि भाई डाइक्रोमेट बन गया है, क्योंकि 2 माइनस चार्ज तो अब भी है और Cr2O7 एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ एसिड्स एंड आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके फास्फोरस से रिलेटेड जितने भी एसिड्स और एनायंस मैंने आपको बताएं, क्योंकि ये ढेर सारे हैं तो यहीं पे बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, बट इसका एक पैटर्न है जो कि आप लोगों को एज इट इज फॉलो करना और सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो सल्फर बेस्ड मैंने आपको बताया ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एक जो तीसरा है आपका हेलोजन बेस्ड, तो कम से कम आप इनको ध्यान रखो। बाकी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है ये तो आप लोगों को वैसे भी याद होंगे ही, नाइट्रेट और नाइट्राइट पता ही होगा आपको। ठीक है, और बाकी बोरॉन, क्रोमिक और कार्बोनिक ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जितना
ज्यादा आप याद कर सको या जितना ज्यादा समझ सको उतना बेहतर। तो आई थिंक मैंने इस टॉपिक को कोशिश की आप लोगों को ज्यादा लॉजिकल तरीके से और एक पैटर्न बेस्ड तरीके से आप लोगों को बताने की, ताकि जो याद रखने का आपका जो एक तरीका है वो थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि कहाँ तक याद करोगे, एक याद करने की भी लिमिट होती है, राइट। और क्या क्या याद करोगे, सिर्फ केमिस्ट्री तो है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी पढ़ने हैं। अगर केमिस्ट्री में ही सारा का सारा याद करने का रट्टाफिकेशन कर लोगे तो एट दी एंड ये बोलोगे कि केमिस्ट्री तो बहुत खराब है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ रटने का है। बट एक्चुअली इतना रटने का नहीं है, चीजों को सिस्टमैटिकली पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, तो चीजें आप लोगों को समझ में आने लगेंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल माय टाइम फॉर दिस वीडियो, जहां पे कि हमने बेसिकली आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की बात की है। एंड आई गेस कि ये टॉपिक आप लोगों को पहले से काफी बेहतर समझ में आया होगा, और पहले जो चीजें नेमिंग आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिकल्ट लगती थी उसमें कुछ हद तक आपको हेल्प मिली होगी। ठीक है, सो यस, सो लेट्स एंड दिस सेशन ओवर हियर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि कंटेंट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, रोज का रोज मैं यहाँ पे वीडियोस ऐड करती हूँ। तो जितना ज्यादा लेट करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए कंपाइल होता जाएगा, क्योंकि साथ का साथ कवर नहीं कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि जिस टाइम पे मैं वीडियोस अपलोड करूँ, छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं ना, 10-10 15-15 मिनट के, कॉन्सेप्ट बेस्ड की वीडियो की बात नहीं कर रही, जो क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होते हैं वो 10-10 15-15 मिनट से ज्यादा के कभी भी ऊपर नहीं होते। तो इतना सा टाइम अगर आप अपना दे दोगे तो आप केमिस्ट्री में वैसे भी प्रो हो जाओगे एक आध महीने के अंदर अंदर। ठीक है, दिस इज माय कॉन्फिडेंस ओवर यू। चलो, तो बस यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नए एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन या फिर कॉन्सेप्ट के साथ में, देखते हैं जो भी पहले करने का मन करता है। ओके बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।